रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और उसकी आवश्यकता होती है हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं आप? जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। अब समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, ये व्यवस्था की गड़बड़ है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनी खाद निर्माता को उर्वरक किसानों के पास पहुंचा देने की जिम्मेवारी है, किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? ये ख का है कि बिहार में खाद, विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल से बॉर्डर सटा होना है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहाँ पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ओके। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, बिहार में शराबबंदी है वहाँ। मंत्री जी प्लीज। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहां, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज्ड बेस्ड सिस्टम है जिसमें ये सारी की सारी चीजें टाइम पर मॉनिटर होती रहती हैं। जहां तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए। श्री दिनेश चंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार नैनो यूरिया एवं अन्य उर्वरक लिक्विड बना रही है और खाद निर्माता कंपनी किसानों को नैनो फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है। लिक्विड खाद का इस्तेमाल स्प्रे द्वारा ही हो सकता है और सरकार का स्प्रे के लिए ड्रोन पर फोकस है। अब किसानों को परेशानी यही शुरू होता है सर क्योंकि ड्रोन से बड़ी खेती में स्प्रे तो हो सकता है, किंतु मेरे बिहार राज्य में छोटे छोटे किसान है जिसको 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा जमीन है, उसमें ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता। फिर किसानों को छोटे स्प्रे मशीन चाहिए, तो क्या सरकार बिहार में किसानों को स्प्रे मशीन के खरीद के लिए सब्सिडी देने पर विचार रखती है? और लिक्विड उर्वरक निर्माता कंपनी नैनो खाद के फायदे के लिए बिहार में कोई जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है? उसे भी किसानों को उसके फायदे की जानकारी देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार उस कंपनी पर दबाव देगी क्या? सबसे पहली बात तो यह है अध्यक्ष जी की सरकार नैनो का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करती है, प्रेरित करती है। हम प्रेरित करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन से ये अलग से क्वेश्चन करें ड्रोन के बारे में और स्प्रे के बारे में, तो उसके बारे में हम उत्तर देंगे। ये मेन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। जहां तक एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि सिर्फ सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है, यूरिया जो हम 266 रुपीज एमआरपी 45 केजी का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपए, यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 केजी पर दे रही है। डीएपी जो 1350 पर हम दे रहे हैं। यूरिया की रेट भी बता दो इनको। यूरिया का बैग कितने रुपए देते हैं?
यूरिया का 45 केजी का कितने रुपए में देते हैं? 266 रुपीज। जयप्रकाश जी 266 रुपए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी उस दिन कह रहे थे कि 1300 रुपए का देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 300 रुपए कम में देते हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं 268 में। नौ यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी बात, डीएपी 1350। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपए एमआरपी 50 केजी बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 में मिल रहा है। तीसरी बात कि इसमें जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है डीएपी के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। श्री आनंद भदौरिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पिछले दिनों हमारे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत रही। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि आगे यूरिया की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी? मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और पहली बात बताना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय, हमारे सदस्य, कि कभी भी किल्लत नहीं रही, कभी भी किल्लत नहीं रही। किल्लत, मेरी बात सुनिएगा और आपकी मदद मैं चाहता हूं, आपकी मदद मैं चाहता हूं। किल्लत क्रिएट की जाती है, किल्लत क्रिएट की जाती है कुछ जो मार्केट को इंटरवेंशन करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप हमसे पता कीजिए, मंत्रालय से पता कीजिए। रेट्स जिस दिन तय किया है उस दिन पहुंचता है, लेकिन अननेसेसरली क्रिएट करके कुछ लोग उसमें से मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिव होना चाहिए और आप सांसदों को हमारी मदद करनी चाहिए कि पब्लिकली इन चीजों को लड़ा जाए। श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि पिछले कई वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने के बावजूद हमारे किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ जहां पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत प्लानिंग के साथ ये तय किया जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कहां कब खाद पहुंचनी चाहिए, मेरे सर केवल एक सवाल है, उसके दो भाग हैं कि सेल्फ रिलायंट की जब हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल तो हम विदेशों से लाते हैं, तो हम सेल्फ रिलायंट इसमें कैसे बन सकते हैं? और ये जो कहा कि बीच में मुनाफाखोरी करने की वजह से मार्केट में कमी आती है या खाद नहीं पहुंच पाती, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कृपया उसके बारे में अवगत करवाएं। भारत सरकार प्रदेश सरकार को समय समय पर चेताती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन बातों को इंश्योर करते हैं कि मार्केट सही रेट पर उनको डीएपी मिल सके। आईबी ईडन जी। Sir, the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited is a pioneer institution in the country which produces fertilizers and chemicals. It was established in 1943, right before the pre-independent movement. Sir, my specific question is, this particular institution has been a backbone of the farmers of the country, and many times it has come to loss. But for the last 4 years, we have made consecutive 4 years, we have made profit. So for the last 1 year, we don't have a CMD. CMD is not appointed. When there was a CMD, the institution went on very well. Also, sir, what measures are being taken? Before, the previous minister had promised a nano urea plan for the FACT. So will the measures be taken to implement the new nano urea plant? And sir, will the CMD be appointed very soon? Because it's a very critical unit which has been making profit for the country and providing a lot of
माननीय मंत्री fertilizers and chemicals to the farmers? Sir, certainly he's talking about a particular unit. I'll look into the matter and see what we can do. Certainly we'll do it. And as far as the nano unit, establishing a nano unit is concerned, please give me it in writing. The department will examine it. क्वेश्चन नंबर 63 श्री अनूप संजय दोत्रे। क्वेश्चन नंबर 63। अध्यक्ष महोदय, क से ड प्रश्नों का उत्तर का विवरण पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मोदी जी के, भारत सरकार के आभार मानता हूं कि जिन्होंने बजट में कपास के किसानों के लिए, कॉटन रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही हाइब्रिड सीड्स की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बजट रखा है। साथ ही साथ जो एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है जिससे किसानों को, कपास के किसानों को एक अच्छी राहत मिलेगी, वो निर्णय है कि कपास के नीटेड फाइबर पे 10% से 20% कस्टम ड्यूटी की गई है, जिससे टेक्सटाइल और किसानों को अच्छी राहत मिलेगी। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, जो एक अच्छा एफपीओ चलाते हैं, सोयाबीन की रिसर्च के लिए अच्छा काम करते हैं। उनसे मेरा प्रश्न है कि मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के एक्सपोर्ट के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, मेडिकल प्लांट एक्सपोर्ट का डेटा आयुष मंत्रालय संकलित नहीं करता है, बल्कि डीजीएफटी इसको संकलित करता है और उनके पास ही वो रहता है। लेकिन उनके अनुमान के अनुसार लगभग 4000 करोड़ का मेडिसिन प्लांट का नियमित निर्यात है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया, जब से ये मेडिसिन प्लांट का जो भी हमारे एक्सपोर्ट करते थे उसमें 17 से 18% से उसमें वृद्धि वहां पर आई है। और इस मेडिसिन प्लांट लगभग बहुत सारे देशों में भी वहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। मेरा दूसरा प्रश्न है, द डिटेल्स ऑफ एनी कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ हर्बल प्लांट्स एंड मेडिसिन। अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले 10 सालों में 5 देशों के साथ में हमारे एक्सपोर्ट के और मेडिसिन प्लांट का संवर्धन करने के बारे में एमओयू भी साइन हुए हैं, कि जिनका नाम है वियतनाम, बांग्लादेश, साउथ टाउन प्रिंसिपी, इक्वेटोरियल गिनी, त्रिनाद और टोबैगो इत्यादि देशों के साथ में हमने एमओयू करके हमारे जो मेडिसिन प्लांट है, जैसा कि हमारे देश में भी हम उसका संवर्धन कर रहे हैं, तो बाहर के देशों में साथ में भी संवर्धन करने के लिए ये देशों का भी हम सहकार्य लेके, उनकी मदद लेके वहां पर भी काम किया जा रहा है। श्रीमती शताब्दी राय। सर, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट हिसाब से 30% मेडिसिन फेक और डुप्लीकेट है। इसके लेके ये रिपोर्ट आने के बाद भी मंत्रालय क्या स्टेप लिया, इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, ये जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है वो सभी दुकानों से सैंपल लेते हैं और हमारी स्टेट की जो लेबोरेटरी है वो लेबोरेटरी में भी वहां पर दिया जाता है और कुछ गैर कानूनी मिलने के ऊपर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकुर। प्रश्न नंबर 64। ऑनरेबल मैम, सदन के पटल पर उत्तर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत मरीजों को गंभीर बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में भर्ती होने के पश्चात यदि ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए कार्ड को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव की आवश्यकता होती है। कई बार ऑपरेशन की अति आवश्यकता होने पर अस्पतालों द्वारा मरीजों से
पैसे लिए जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं या कहीं से इंतजाम कर सकते हैं उसका ऑपरेशन हो जाता है, परंतु कई मरीजों पैसों के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। आपके माध्यम से मुझे मंत्री जी से जानना है कि ऐसे समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रही है। आपके माध्यम से मैं इस स्कीम के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूं। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 2018 में लॉन्च हुई, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। जब ये शुरू हुई तो इसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर एक फैमिली को 1 साल के लिए देना तय हुआ। 55 करोड़ लोग, 12 करोड़ 37 लाख परिवार इसमें जुड़े और 55 करोड़ लोगों को यानी भारत की 40% की आबादी को इस हेल्थ कवर के अंदर कवर किया गया। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि फिर 2019 में इसमें 37 लाख आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स उनको भी जोड़ा गया। और 29 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो उसमें 6 करोड़ सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के लोगों को जो जोड़ा गया। कुल मिलाकर के 61 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी तक 8.59 यानी 8 करोड़ 60 लाख हॉस्पिटल एडमिशन्स हो चुके हैं, यानी लोगों को हॉस्पिटल में 8 करोड़ 60 लाख लोगों को राहत दी गई और 1.19 लाख करोड़ की ऑथराइजेशन यानी 1.19 लाख करोड़ रुपए जो गरीबों के इलाज के लिए खर्च हुआ है और उनकी जीवन को बचाने का काम हुआ है। जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि इलाज में दिक्कत आती है, ये मांगा जाता है, वो मांगा जाता है, आयुष्मान भारत की स्कीम में सब कुछ फ्री है। जो इंटरवेंशन 1961 सर्जिकल इंटरवेंशंस की व्यवस्था है। 30,000 हॉस्पिटल्स इंपैनल्ड हैं और 30,000 इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स में 1961 सर्जिकल इंटरवेंशंस की व्यवस्था है, which includes bypass surgery, which includes chemotherapy, which includes radiotherapy, which includes other surgical interventions जो किए जाते हैं। उसमें ये घुटने नी ट्रांसप्लांट से लेकर के ये सारी व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। अगर कोई स्पेसिफिक इनके पास कोई केस है तो ये जरूर हमारे ध्यान में लाएं, उसको जरूर हम स्टेट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके डिस्कस करेंगे। माननीय सदस्य, आयुष्मान भारत के तरह कई निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा देरी से भुगतान के कारण इलाज के लिए इनकार की जा रही है। इस समस्या को हल करने और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र के द्वारा कहीं किसी के साथ भी पैसे को पहुंचाने में कोई देरी नहीं की जा रही है। हमारे 3 किस्म के फंड्स हैं। एक है जो स्टेट एश्योरेंस पर चलता है, दूसरा है जो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से जाता है, और तीसरा डायरेक्ट तरीके से भी जाता है। कि जहां पर स्टेट का जो शेयर है वो कभी कभी नहीं आ पाता है, इसलिए उसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन भारत सरकार सजग रहती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के पैसे का भुगतान डिजिटली टू द हॉस्पिटल टाइम पर किया जाता है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. I would like to know whether the government has plans to include economically poor persons in addition to BPL card holders
under the Ayushman Bharat Yojana, the steps taken to address the shortage of doctors, resources and infrastructure, and the number of hospitals currently empaneled under the scheme, state-wise data, and also does the government have any plans to strengthen the infrastructure, facilities and the doctors' availability, specialists in particular, to reduce burden on the prestigious AIIMS and NIMHANS institution? Thank you, Speaker, sir. May I know your first question? What was? Whether the government has plans to include economically poor persons other than the BPL card holders, sir. ये बीपीएल कार्ड होल्डर के को नहीं दिया जाता। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत जिन लोगों का चयन हुआ है, जिसकी संख्या मैंने बताया कि 12 करोड़ 36 लाख 37 लाख जो परिवार हैं वो इंक्लूड किए गए और उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। बाय प्रोफेशन भी, जैसे मैं कई बार बताता भी हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेरी वाला, बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बार्बर, हमारे शूज बनाने वाले, ऐसे बाय प्रोफेशन भी लोग, रैग पिकर्स, ऐसे गरीब लोग जो कभी भी हॉस्पिटल के दर्शन करने से भी दिक्कत में आते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, इनको आयुष्मान भारत में ये फैसिलिटी दी जा रही है। श्री मनिकम टेगोर। Sir, thank you, sir. The Jan Arogya Yojana is an important program, but it's alarming to know from the reply from the Honorable Minister that 1,114 hospitals are involved in the fraud, and the penalty for 1,504 hospitals has been levied. Suspension of 549 hospitals are there. Can the minister share the state-wise list of the hospitals which are on these three categories? And can the minister provide the list of the hospitals in Tamil Nadu, which is in that list of fraud and suspension and penalty hospitals? Thank you, sir. I would elaborately give the answer accordingly. For this Ayushman Bharat, we have got National Anti-Fraud Unit, NAFU, and we have got states anti-fraud units. And for that, we always identify the suspicious cases. Here I would also like to share with the honorable member that we have got 57 triggers for detecting fraud. 44 are rule-based. For example, if a patient goes for a bypass surgery, he has to stay in the hospital for 10 days. That is the rule. If he is discharged after third day, then something suspicious is there. This is called rule-based. So rule-based, there are 40 triggers which digitally comes to us, and this is the methodology. The same way, the artificial intelligence and machine learning, there are 13 artificial based and machine learning triggers which work. We have got image analytics. For example, if a seizure has been done, a procedure has been done, the same photograph is given for another patient also. So that is also detected. So image analytics are there, 4 types of image analytics are there, image classification is there, optical character recognition is there, and deep learning process is also there. Having said that, this is a continuous process because there are people in the market who try to develop new types of frauds, and we also develop digitally new types of triggers to see to it that the fraud is detected and action is taken. And as you also mentioned that we have taken action against 1,114 hospitals. Penalty of 122 crores have been done. This is not a small amount. 122 crores is the penalty which has been enforced. Suspension of 549 hospitals. 9 doctors have been suspended. So, this is about a particular state. As you have asked about Tamil Nadu, I'll give you a separate answer on this. Question number 65. Question number 65, Shri Dr. Alok Kumar Suman. Question number 65, sir.
माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदया ने मुझे स्पष्ट और विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रश्न है कि मिशन पोषण 2 के अंतर्गत कौन सी तकनीकी प्रगति की गई है, कृपया बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और आंगनवाड़ी को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के तहत, जिसमें कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष, जिसमें 40,000 करके प्रतिवर्ष उसमें सैंक्शन के लिए है, लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने सैंक्शन किया और उसको उन्नत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में उसमें वाईफाई इंटरनेट के साथ साथ LED स्क्रीन, उसके साथ ही साथ पोषण वाटिका, उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, अन्य उसमें पेयजल की सुविधा हो और उसके साथ बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण उपकरण आदि भी हमने शामिल किया है। तो कई ऐसे इंटरवेंशन जिसके माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से, ताकि बच्चों को, हमारे बच्चे सिर्फ पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को हम इसके माध्यम से लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सप्लीमेंट्री। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से सहयोग लिया जा रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, तो आंगनवाड़ी के निर्माण में कई मंत्रालय इसमें शामिल है और ऐसे भी जो आंगनवाड़ी हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालय के कन्वर्जन के साथ चलता है और उसमें विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग किसी अनाबद्ध राशि के तहत और 2 लाख रुपए हम प्रति आंगनवाड़ी विभाग के माध्यम से देते हैं, ताकि उसके आधारभूत संरचना का विकास हो। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान यानी PM जनमन के तहत 18 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ये योजना है। इसके माध्यम से भी हम 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें निर्माण होना है, जिसमें अभी तक हमने 2000 आंगनवाड़ी केंद्र 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हमने दिया है और उसमें से 1001 आंगनवाड़ी उसमें कार्यशील भी है और जिसके तहत लगभग हम देखें तो 22,800 लाभुक उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के माध्यम से भी 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना है, सक्षम बनाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आंगनवाड़ी और 6000 है उसको भी सक्षम बनाना है। तो इस तरह हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिले। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई
आपके पास रूपरेखा है? क्योंकि ये कार्य काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मान्यता सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये नहीं राज्य सरकार महोदय विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाए जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में व मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित है और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे और बच्चों के जो ईसीसी की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक एलईडी स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत लगभग 15,000 से ज्यादा सक्षम बन चुके हैं जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं और अन्य जगहों पे भी। अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहां पर भी वो पोषण वाटिका बनाए ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियां भी वो खिला सके। सुश्री मिताली बाग। महिलाओं का विषय है। আমার প্রশ্ন যে মহাশয়, আমার লোকসভা কেন্দ্র আরামবাগ, যেহেতু আমি একজন আইসিডিএস কর্মী থেকে আমার এই সংসদ ভবনে আসা, মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে 40,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকে আপগ্রেডেশন করা হয়েছে এবং সব মডার্ন করা হয়েছে। তো যেখানে পুষ্টির বরাদ্দ এত কম, একটা মায়ের জন্য পুষ্টির বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা এবং একটা শিশুর জন্য 1 টাকা 4 পয়সা, সেখানে কিভাবে গুণগত আজকের বাজার দর যেভাবে আগুন হয়ে গেছে সেভাবে কিভাবে আমরা পরিপূরক পুষ্টি প্রদান করতে পারি? তাছাড়া ম্যাডাম স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে, আমরা বলতে পারি যে আজকে যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত তথ্য পোষণে আপডেট করতে হচ্ছে। পোষণ টেকার পোষণ যে অভিযান চালিয়েছে সেটা আমার মনে হয় পোষণ অভিযান না চালিয়ে যদি পুষ্টির অভিযান চালাতো তাহলে আগামী দিনে ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল হতো। এই পোষণ অভিযান এত ক্রিটিক্যাল কারণ নেট পাওয়া যায় না এবং প্রতিটা মুহূর্তে আমরা আপডেট দিতে আমরা যারা হেল্পার এবং ওয়ার্কাররা আছে তারা अध्यक्ष
आप कंक्लूड अध्यक्ष करें, क्या पूछना चाहती हैं? एक मिनट, क्या पूछना? আমার प्रश्न पूछे প্রশ্নের आप, উত্তর হচ্ছে भाषण नहीं देते आप। আমার প্রশ্নের উত্তর যে আমার সরি आप प्रश्न पूछा करें, भाषण नहीं। আমার প্রশ্ন হলো যে বর্তমান যুগে যেভাবে জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন হয়ে যাচ্ছে, এত কম পয়সায় কিভাবে পুষ্টি বরাদ্দ করা যায়, কিভাবে পুষ্টিটা দেওয়া যায়? ओके मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम जैसा शुरू में ही हम कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से हम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ताकि बेहतर सुविधा जो 10 करोड़ लाभार्थी हैं उन तक मिल सके उसके लिए कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी 2023 में जो नॉर्म्स है, बच्चों को कितनी कैलोरी देना है, तो उस तरह एक नॉर्म्स बना। उसके तहत अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उन्होंने घोषणा भी किया है। तो बिल्कुल ये जो चिंता आपकी है, ये चिंता सरकार की भी है और हम चाहते हैं कि जो बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें मिल सके, तो इस बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। आने वाले समय में जो आपकी चिंता है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप चूंकि पश्चिम बंगाल से आती हैं, तो दीदी के एक बार আপনাকে বলতে হবে যে স্কিম যেগুলো চলছে একটু স্কিম ওইটাতে একটু ফাস্ট করতে বলবেন। অনেক অনেক স্কিমের নাম চেঞ্জ করে, তো চেঞ্জ करके वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरेबल मंत्री जी, कल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ये बताने की कृपा करें, क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हाँ, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा दे और तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आई कठिनाई का ब्यौरा दे। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पे नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत हम सुपोषित भारत, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें, कुपोषण की बात आपने की, 2018 में पोषण अभियान का आरंभ किया गया और ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, जिसके तहत हम जो कुपोषण है ये एक दिन का नहीं, ये कई ऐसे इसके लिए हमें हस्तक्षेप करने पड़ते हैं तभी ये ठीक हो सकता है। तो उसके तहत हमने जो पोषण अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यक्रम हुए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए, चूंकि खान पान के साथ साथ जागरूकता भी बड़ी चीज है, उनको हम कैसे उनके बिहेवियर चेंज के लिए भी हम जागरूक करते हैं। और उसके साथ साथ लगभग कुपोषण की समस्या को से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। और अभी तक अगर देखें तो लगभग 13 करोड़ गतिविधियां हुई है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन तक जो हमारे 10 करोड़ लाभुक हैं, बच्चों की हम जो सैम और मैम बच्चे हैं उनको हम THR के माध्यम से और उनको हॉट कुक मिल के माध्यम से उनको हम खाना देते हैं। माननीय सदस्य, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पे है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। भारत का GHI स्कोर 27.3 है।
जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। हालांकि भारत की रैंकिंग पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84 से पीछे है। हम इस वास्तविकता में हम क्या कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहां पर भारत पड़ोसी देश भी भारत से कहीं आगे हैं और मेड़घाट जैसे क्षेत्रों को सुधार कर सकते हैं, उनको न्याय दे सकते हैं, वहां का जो कुपोषित बालक है उनको मदद कर सकते हैं, जहां पे आए दिन काफी डेथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम एनएफएसएच की डाटा को अगर हम देखें तो एनएफएचएस 4 के अनुसार जो बच्चों में ठिगनापन 38.4% था, अभी बढ़कर वो एनएफएचएस 5 में लगभग 35.5 हुआ है, यानी वो घटा है। उसी तरह से वेस्टिंग का भी देखें तो उसमें भी 35 से 32 हुआ है और दुबलापन में भी 21 से 19 हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारा पोषण ट्रैकर का डेटा है, पोषण ट्रैकर के माध्यम से भी अगर हम देखते तो बहुत ही ज्यादा इसमें बदलाव हो रहे। जो डेटा है पहले की अपेक्षा अभी धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और इसी तरह से जो इनके घटक है निश्चित रूप से इसमें हमें सुधार दिख रहा है और इसके अलावा विभाग के माध्यम से भी कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं ताकि जो लक्ष्य कुपोषण मुक्त भारत का है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सके और उसके लिए निरंतर विभाग के माध्यम से, हेल्थ विभाग के माध्यम से मिलकर हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हमको जल्द लाभ मिलेगा। श्री राहुल कसवा, समय हो गया पर पूछ लो शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर 33 साल पहले इस देश के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस होने शुरू हुए और मैम 33 साल के पश्चात भी स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वेस्टिंग कंट्री में उस पैमाने पे नहीं हम कम कर पाए जितना हमें सोचना चाहिए था। और साथ ही साथ में अगर आप ये देखें मैडम, मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि जो डेटा हमारे पास आप कलेक्ट कर रहे हैं, 2021 के अंदर 16 करोड़ बच्चे इस कंट्री के अंदर थे जो 5 साल की कम उम्र के थे। उसमें से हम सिर्फ आधे बच्चों का ही डेटा कलेक्ट करके एनएफएचएस के अंदर शामिल कर पाए। क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखती है कि जो आभा आईडी है, आधार बेस्ड हेल्थ अकाउंट, उस आईडी के मार्फत से इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का डेटा रखा जाए ताकि हम कंट्री को मॉलन्यूट्रिशन फ्री कर सकें? महोदय, अभी जो सवाल आप उठाया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से ये जो है मतलब ये लगातार, ये ऐसा नहीं है, इसमें चेंज लगातार हो रहा है, सुधार लगातार हो रहे हैं और उसके माध्यम से सिर्फ खान पान ही नहीं है, उसमें बहुत व्यवहार परिवर्तन भी इसका एक बड़ा वजह है। तो हम जन जागरूकता के माध्यम से, जैसा हमने पहले कहा कि पोषण अभियान के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से भी हम लोगों के खान पान में सुधार के लिए, ऐसा नहीं कि गरीब घर के बच्चे ही कुपोषित हैं, अन्य बच्चे भी उसमें से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यवहार परिवर्तन इसमें बहुत मायने रखता है। इसको लेकर हम लगातार कार्यक्रम हम चला रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, जो चिंता आपकी है विभाग उसको लेकर काम कर रही है। आने वाले समय में जो हमारा हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप के माध्यम से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभापटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। Sir, Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's list of business. धन्यवाद जी। आइटम नंबर 3, माननीय श्री प्रताप राव यादव जी। अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 4, श्री पद जयसु नायक जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। सभापति महोदय, आफ्टर टेबलिंग द पेपर। संख्या 5
पर मेरे नाम के समक्ष लिखे दस्तावेज मैं सदन के पटल पे रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 6 श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 of the Ministry of External Affairs in today's revised list of business. धन्यवाद। आइटम नंबर 7 श्री शांतनु ठाकुर जी। शांतनु ठाकुर जी। I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 7 in this revised list of the today's business. धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री संजय सेठ जी। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the papers mentioned against my name at serial number 8 is today's revised list of business. आइटम नंबर 9 भी सोमन्या जी। On behalf of colleague Ravneet Singh, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 9 in today's revised list of business. Thank you. Thank you. आइटम नंबर 10 श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य संशोधित कार्य सूची क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज सदन पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 11 श्री पवित्र मार्गरिता जी। Honorable Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name as serial number 11 in today's revised list of business. Thank you. Item number 13, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the rules 114 (bracket 14) and 15 (bracket 2) of the rules and regulations of Indian Council of Medical Research (ICMR), the members of this House do proceed to elect in such a manner as Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Governing Council of Indian Council of Medical Research, subject to the other provisions of the said rules and regulations. Thank you, sir. प्रश्न यह है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय श्री मंत्री किरेन रिजिजू जी। Respected sir, with your permission, I rise to move that this House to agree with the 5th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 6th February 2025. हाँ, प्रश्न है कि इस सभा 6 फरवरी 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the section 4G of the All India Institute of Medical Sciences AIIMS Act 1956, read with Section 6 of AIIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to the All India Institute of Medical Sciences AIIMS at Gorakhpur, subject to the other provisions of the said Act. धन्यवाद जी। प्रश्न यह है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्रीमती कानीमुती जी, प्लीज आप सब लोग बैठिए। मैं अनुमति दे रहा हूँ कानीमुती जी को। प्लीज आप लोग सब लोग बैठा, पहले आप आसन में बैठिए, आसन में बैठिए पहले प्लीज। विदाउट सीटिंग नहीं होगा, ये सदन का मर्यादा है, मर्यादा को बनाए रखिए। आप नहीं, यू आर गिवन द चांस मैडम। प्लीज बी सीटेड, ऑल ऑफ यू प्लीज बी सीटेड, प्लीज सीटेड। जस्ट ए मिनट मैडम।
No, Babu ji बैठिए. Please be seated in your seat. Everybody seated, sir. Yes. Hello. No, everybody should sit first. No sit, they are only standing. Please be seated. माननीय सदस्य कानीमुजी जी. Sir, the fishermen from India, from Tamil Nadu, are being harassed and arrested by the Sri Lankan army regularly. Over 97 fishermen have been arrested and they are in Sri Lankan jails. They are being shot at. They've been tortured in unbelievable ways. Over 210 boats of the fishermen, which is the basic of their livelihood, has been taken away and it's been nationalized by the Sri Lankan government. Yes. And how will our fishermen live? Our Chief Minister been consistently requesting the Union government, the Prime Minister, to resolve this issue. Your concerns will be taken up by the concerned ministry and the government of India. And जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे. केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा. श्री धर्मवीर गांधी जी. You please be seated. श्री धर्मवीर गांधी जी. You start, please. Where is Dharmveer Gandhi ji? Sir, thank you, sir, for allowing me to speak on the budget. I am thankful to the chair as well as to my party, which has allowed me to be before you and before the country to give my comments on the present budget 2025-26. Sir, before I go to a regular comment on the budget, I would like to raise a basic question that India is a union of states, which simply means that it is not our country India which carved out states. It means that it's the states like Punjab, Maharashtra, Tamil Nadu or Bengal which submerged their identities and made this country. It is we who made India and not India carved out states. So states are primary, and our constitution makers and our forefathers have rightly said that there is a union of states. So I would like to say that this budget, the entire budget making process and the budget itself is unitary in nature and not federal. The states have either little or practically no say in making the budget, and the spirit of constitution is being trampled from year to year by the budgetary process. So sir, if we look at the overall scenario, MOS is sitting here. The states are primary. India is a diverse country. India is a country of various different identities, religious, cultural, linguistic. Please be seated. Please, no, Benegopal ji. Please allow him to. You will please continue, please. You please continue, please. He is capable. Benegopal ji is capable. Please. धर्मवीर गांधी जी, आप बोलिए, आप शुरू की, अब कंटिन्यू कीजिए प्लीज. धर्मवीर जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. किरण जी, एक मिनट. धर्मवीर जी, एक मिनट. माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी. सर ये प्लीज, गौरव जी, प्लीज. एक मिनट. एक मिनट. अरे वो समझ गया, सुन लिया. Please allow him to. I am just informing that MOS here. You have raised issue. I will inform the finance minister. Okay. Sir, Venu ji,
Chairman, sir, yes, okay, you have raised this issue. Let me. No, ऐसा कोई नियम नहीं है सर. एक ऐसा है सर, yesterday. हो गया? क्या बात करते हैं लोग? Yesterday also, Finance Minister came, waited, but the House was disrupted. Finance Minister was always there. You have disrupted the House yesterday. Just now, you have raised this issue. I have said, I will convey to the Finance Minister. In the meantime, you raise an issue, let me respond, no? Please hear him. Just, please hear him. Benilji, please hear to Minister, sir. Please. Sir, yeah. You will be allowed, okay? You will be allowed. Please sit. You will be allowed. Please sit, Gaurabji, please sit. Minister, please hear Minister. Sir, I am informing this House again that Finance Minister was ready from the beginning, yesterday also, before also, but yesterday because of the disruption in the House, the discussion could not be taken up. Now the House is ready to take up the discussion. I will inform the Finance Minister. In the meantime, my only request is, the Honorable MO is sitting here. Let the discussion begin. Okay. I will inform the Finance Minister. Okay. What is wrong with that? What is wrong with that? Please, I have one sentence to say to all the honorable members. There is, Banerjee, you are a senior member of the House. There is no such type of rules that the Finance Minister should present in the discussion. There is no such type of rule. This is a convention. This is a convention only. So please, he already answered your concerns. And Mr. Gandhiji, please continue. Please, Venugopalji. Mr. Gandhiji, please continue. Honorable Member Gandhiji, आप नहीं बोलना चाहते तो बाद में बुलाएंगे. गांधी आप नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट स्पीकर इज ऑनरेबल मेंबर राव गजेंद्र सिंह जी. नेक्स्ट स्पीकर, आपको बाद में मौका मिलेगा. राव गजेंद्र सिंह जी, प्लीज स्टार्ट. धन्यवाद सभापति He will be given the chance, please. Okay, please. Manu Gandhi. Okay. Anurag ji, please. Please, Venugopal ji, please concern your voice in 30 seconds. Please concern your voice. आप सब बैठिए. Venugopal ji, speak for second. Venugopal ji, speak. Where is the Finance Minister? Please, Venugopal ji, please. No, sir. Yeah. I am allowing Venugopal ji, please. I am allowing Venugopal ji to raise his concern. He is a senior most member of this House. Venugopal ji, please. Raise your concern. Sir, yes. Sir, with due respect to the chair, I would like to bring into your notice, sir. Yes. There are conventions in this parliament. Yes. Whenever a budget discussion is initiating, right. You are right. I'm completely initiating. Honorable Finance Minister, who presented the budget, should be there in the House. Yes. Therefore, that custom. Therefore, if Finance Minister, you admit this is a convention. Sir, this is not the rule. Sir, Finance Minister, Parliament this is not the rule. Sir, Parliament is run with convention. Sir, one point, sir. Already, Finance Minister, Honorable Minister has told that he will request Finance Minister. Sir, my point, sir. Finance Minister. Sir, my point. Anurag ji, please. माननीय सभापति जी, अनुराग जी प्लीज. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर है और लगातार जब हम भी विपक्ष में थे तब भी वित्त राज्य मंत्री उस समय की यूपीए की सरकार में तब भी भाषण करते रहे. इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है, इसलिए हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है. कल पूरा दिन वित्त मंत्री जी यहाँ पर थे तब. धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट. Sir, please. He will request. Dharamveer Gandhi ji, please continue.
Sir, thank you, sir, for allowing me to... I have given my ruling that there is no such type of rule that the finance minister should present. Yes, you are right that there is a convention that finance minister should present, but she will come later on. Our Honorable MOS Finance, he is capable enough. He is sitting here. Please, Pandit ji. मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आपकी भावनाएं ठीक है। मैं इंश्योर करूंगा जब कभी भी भविष्य के अंदर आने वाली भविष्य में कभी भी इस विषय पर पहले वक्ता के समय माननीय मंत्री जी रहेंगे। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बुला दूं। हाँ, नहीं, मैंने आपको कह दिया, चेयर से इंश्योर कर दिया मैंने। वित्त राज्य मंत्री है तो 0 ओवर करो सर। नहीं, आप अपनी सीट पे जाएं प्लीज महाराज जी। ओके ओके ओके, मैंने इंश्योर कर दिया है। नहीं, मैंने इंश्योर कर दिया महाराज जी। मैं वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं और कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये कहीं रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा कि कैबिनेट मंत्री रहें। हम नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, नियम प्रक्रियाओं में राज्य मंत्री के साथ रहना इंश्योर है। वित्त राज्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और प्लीज मैंने इंश्योर कर दिया। प्लीज 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 बीजेपी को आप बीजेपी में आप नहीं बोलना चाहते? आप मंत्री का मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री को भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कैबिनेट मंत्री की है, और कई भी नियमों प्रक्रियाओं में नहीं लिखा। ये परंपरा है, परंपराओं का अपन पालन कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप डिबेट मत करिए इस विषय पर। चेयर को चैलेंज करो, इस डिबेट मत करिए इस विषय पर। मिस्टर, आप सीनियर मंत्री रहे हो, आप डिबेट नहीं कर सकते। राज्य मंत्री रहते हुए भी कई बार सदन में चर्चा हुई है, इसलिए आप डिबेट मत करिए। आप रूल रेगुलेशन से चलेंगे, रूल रेगुलेशन चलेंगे। मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूं और मैंने कह दिया, मैं इंश्योर कर रहा हूं, मैंने 25 उदाहरण है मेरे पास। नहीं, आपकी मैंने बात सुन ली, आप चेंबर बताए ना। सर, नो, ओके, महाराज जी प्लीज आ गई मैडम साहब, चलिए प्लीज। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, प्लीज। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, आप ओके मैडम आ गए। ओके, गंभीर गांधी जी आपको अलाउ नहीं किया, प्लीज बैठिए। नो, आपको नहीं बोलना है। हाँ, मैंने आपका नाम लिया था, आपने बैठे बैठे टिप्पणी की थी। नहीं, कोई खड़े करने का अधिकार नहीं है आपको। प्लीज गंभीर गांधी जी, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा अधिकार है, किसको बोलने दूं, किसी ने बोले। गंभीर गांधी जी बोलना चाहते हैं आप? हाँ, थैंक यू सर। नहीं बोलना चाहते क्या? आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन बजट सर। बोलिए। थैंक यू सर for giving me an opportunity to speak on the budget 25-26, and I thank you my party also for giving me this opportunity. Sir, at the outset, before I go for my regular comments on the budget, I would like to address to a basic question that India, as per our constitution, is a union of states, and the budget itself and the entire budgetary process
is not federal in nature, it is unitary in nature, and the states have neither been consulted exhaustively, not allowed to participate in the budget making process. So that this is anti-federal, this is against the spirit of federalism and spirit of the constitution. So here I want to say that India, our country, is not India that carved out states out of it like Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu or Bengal. Instead, it is the states which submerged their identities and made this country. So in the budget making process, this entire concept of a federal structure is being mitigated, is being destroyed, and not being taken into consideration. And the budget is unitary in nature. You are homogenizing the country. Every state has its own problems, own specificities, own particularities in education, in health, even disease patterns different in many states. It is own needs and priorities. They are never taken into consideration. They are never consulted. So budget is made while sitting in the rooms, and the states are not exhaustively consulted in making this budget. This is my first contention on this budget, stating thereby that it is unitary in nature and not federal, number one. And secondly, sir, this budget is not just question of data here and there, some promises here and there. It's about the nature, how the present government is going to mobilize, is going to use our resources to benefit the people of India, to benefit the entire population. And again, going back to the federal character, I say that where the entire GDP is produced is the states. Where the entire resources of the country located is the states. Where entire wealth incineration takes place is the states again. But when it comes to budget, nobody bothers about the concerns of the states. So country is not just a geographical entity. A country means the country itself, the geographical country itself. A country means the resources of the country, and a country means most importantly, the most livid part of it, the people of the country. That's 142 crore people of India. So budget means that it should be directed in a way so that the people of the country are given the benefits of the natural resources. Their suffering are mitigated, and according to commensurating with the modern level of development and modern level of economic and human development in the world. And so this budget, I will comment from this perspective. So I believe that budget is not, it should like one that guarantees work for every hand, that guarantees education for every child, and for standard health care for every family. And where a farmer in the field, or a worker in a factory, or an entrepreneur in a small town, or a student in a remote village finds hope and opportunity, sir. In this context and under these broad considerations and parameters, which include, of course, the inclusive growth, sustainable development, and future where fruits of development and prosperity is shared by all. So, sir, now let me talk on my first comment, that is agriculture. Sir, in spite of the fact that major part of GDP into 2025 comes from either manufacturing or from the service sector, and only 15% is contributed by agrarian sector. But the fact of the matter is that still agriculture remains the employer for 45% of our population. It's the employer 45. Almost half of our population relies on agriculture for their livelihood, for their employment. So this sector has been neglected very badly, not during past years, but even in this budget. And this government has little to offer to the farmers and the farming community or the labor community of this country in this budget. And sir,
the present regime has a very skewed approach towards the farming community and in favor of the few mega corporate houses, and therefore it did not offer any relief to the farmers as regard to the legal guarantee on MSP, waiving of loans of farmers and the farming laborers, and not lifting or withdrawing GST on the farming equipment and machinery, and not giving a robust farm insurance or crop insurance scheme in the budget, sir. So it has totally failed to address the grievances of our farming community, and there is a lot of unrest all over the country, which is evident from the ongoing agitations all over the country, and thousands of farmers are committing suicide every year across the country, and we are talking. So because the farming has become unsustainable and not unremunerative, it's an unprofitable proposition. So more and more people are going out of farming, and there is no industrial growth, corresponding industrial growth to absorb this surplus force, because of the government has not paid any attention on the development of MSME sector, which can create jobs for the people who are leaving farming. So that's the result, that there is a ever time high unemployment for the last 60 years in the country. It is a result of this gross unemployment situation that the sons and daughters of Punjab farmers, Haryana farmers, or Western UP farmers are going to greener pastures at the cost of their lives, and they are being humiliated the way they were sent back to Amritsar airport in a most humiliating and insulting manner. That shows that this government, which promised 2 crore jobs every year, has failed on this front very badly, and the youth of the country is in the total dark with total hopelessness, and they are compelled to leave their home, their land, their parents, and go thousands of kilometers away to earn their livelihood. It is because of this government criminal neglect towards the farming sector and problems of the farmers, in spite of the fact that a long agitation took place where 800 farmers lost their lives, but it didn't concern our honorable finance minister to give some relief to the farmers. It did even pay proper lip service. What all it did was, it promised some paltry soaps like increasing loan limits without promising any real help to the farmer who is already indebted to the unsustainable level, sir. It is nothing less than rubbing salt on the wounds when it talks of quote-unquote building and rural prosperity and resilience, quote-unquote, by skilling and investment and bringing newer global technologies, again unquote. This is a plan more for a big agro corporation and companies like Bayer, Amazon, Google, and then a plan for debt-ridden Indian farmers, sir. So, sir, there are no provisions on the agro-based and value-added industry in the regions of green revolution to capture global markets, as is being done by China, Israel, and many Scandinavian countries. There are no budgetary plans to mitigate the suffering of rural India. So this budget on the agrarian front is a total trash, total failure, and does not represent the aspiration of farmers, the majority of our Indian population. So, sir, because of the anti-farmer policies of the present government, as I already told you, that thousands of farmers are committing suicide every year, and further, because of farming being unsustainable and not a profitable profession, the farmers are leaving their lands, and they are not finding any suitable employment in the industry, because industrial development is very sluggish, and MSME sector is not developing at a pace where farmers can be, the surplus labor, surplus force from the farming sector can be absorbed.
So the growth there is abysmal, rather negative. So it is a great crisis where our farming community has landed into because of continuous neglect of this sector for the last 10 years. Sir, now let me talk on the small and medium, micro, small and medium enterprises, sir. MSME, I believe, is a backbone of our Indian economy in a country like India, which is very thickly populated. The labor-intensive industry, which can only be the small and medium-scale industry, the corporate sector is not creating any jobs. There is 10,000 crore factory. There are machines only, computers only. There are assembly lines. 10,000 crore factory generates 500 jobs, whereas jobs lie in Ludhiana in Punjab, for example, in Kanpur in UP, for example, and such hundreds of such towns and cities across the country where MSME sector has been regularly, continuously neglected at the cost of few mega corporates, and which is dying away gradually. And in 2024 only 19,828 MSME units were forced to close because of this financial mismanagement and misplaced priorities of the government. The Congress during its rule had championed the cause of small businesses. It introduced priority lending to the MSME, a robust rural banking system, which the BJP has failed to sustain. The budget has precious little to offer for reviving MSME sector and through this reviving the economy, sir. And coming on to education, sir, health and education are the two basic needs of every individual born on this earth, born in any country. If we talk of education, right to education is the fundamental right of every child. I must emphasize here that education does not mean just knowing how to read and write. Education means full-blown development of a person's faculties, mental faculties of a person. It's not just primary or secondary education. So this aspect is being criminally ignored, on which lies the foundation of a new India by the government. Should expand. Off the record, this word. So sir, not by government is not spending enough on education as compared to US, China and other advanced economies. There is a continuous neglect. The states are not consulted. They specific. তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু, নারী, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ব্রু উদ্বাস্তু সম্প্রদায় এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প কেবল রাজ্য বা দেশের বড়